बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बेटा, लास्ट टाइम हमारा टॉपिक जो एंड हुआ था हेलोजेंस के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, उनके ऑक्साइड्स हमने डिस्कस कर लिए थे। उसके बाद नेक्स्ट आज हमारा टॉपिक है ऑक्सी एसिड्स ऑफ हेलोजेंस। ऑक्सी एसिड्स कहते हैं कि जिसमें ऑक्सीजन मौजूद हो। ये हमने लास्ट टाइम भी बात की थी, पिछले चैप्टर्स में भी, कि वो एसिड जिसमें ऑक्सीजन भी साथ मौजूद हो और जो हाइड्रोजन जो एसिड के तौर पे जिसने आयनाइज होना है वो उसके साथ ही ऑक्सीजन के साथ जुड़ी हुई हो उस एसिड के अंदर, तो उसको बोलते हैं ऑक्सी एसिड्स। अब हेलोजेंस के ऑक्सी एसिड्स हैं काफ़ी सारे, उनके सार्ट्स भी हैं। अब इसमें एक तो ये एमसीक्यू आपका बनता है, ये दूसरी पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन में, कि नो ऑक्सीजन कंटेनिंग स्टेबल एसिड ऑफ फ्लोरीन इज नोन। ये फ्लोरीन का कोई स्टेबल हमारे पास ऑक्सी एसिड मौजूद नहीं है फ्लोरीन का ना। बाकी क्लोरीन ब्रोमीन वगैरह के तो हैं, लेकिन फ्लोरीन का स्टेबल ऑक्सी एसिड मौजूद नहीं है। उसके बाद हमारे पास है सेकंड, आपका जो है ना एमसीक्यू, या एमसीक्यूज भी हो सकते हैं। ये जो पॉइंट लिखे हुए हैं ना 1 से लेके 5 तक, ये नॉमेनक्लेचर है ना, नाम दिए हुए कि हम एसिड्स को नाम कैसे देते हैं, उनके साल्ट्स को नाम कैसे देते हैं, उनके जो कंपाउंड जिन्हें मेटल्स के साथ उनको नाम कैसे देते हैं। और तो एमसीक्यू में और वैसे शॉर्ट क्वेश्चन में भी ये सवाल आया हुआ है ना, और पास पेपर में ये एक दफ़ा लॉन्ग क्वेश्चन भी आपका ये बना हुआ है ना पेपर में। तो पहले इसका लॉन्ग क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसका क्वेश्चन वगैरह कर लेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन आपके नोट्स में बनाया हुआ है ये। उसमें फर्स्ट है नोमेनक्लेचर ना, कि नाम कैसे देते हैं। तो हमारे पास जनरल फार्मूला तो ये 4 है, HXO है, फिर O2 है, फिर O3, फिर O4। एक्स से मुराद हेलोजन है, वो क्लोरीन, वो बोरोमीन, वो आयोडीन, ठीक है, चारों में से कोई भी हो सकता है। और फ्लोरीन का तो हमने पढ़ा कि भी उसके ऑक्सी एसिड स्टेबल होती ही नहीं है, लेकिन बाकी जो हेलोजेंस है क्लोरीन, बोरोमीन, आयोडीन, ये सारे स्टेबल है। तो एक्स से मुराद यहाँ पे आप या तो यहाँ क्लोरीन हो सकती है, या बोरोमीन हो सकती है, या आयोडीन हो सकती है, और ऑक्सीजन साथ O2, O3, O4 करके चल रहे। जो नाम्स हम इनके जो नेम्स हैं वो हम देते हैं तो इस तरह देते हैं कि जो एक ऑक्सीजन वाला आपका एसिड है उसको नाम देते हैं हाइपोस एसिड। अगर ये क्लोरीन है तो ये हाइपोक्लोरस एसिड, या ब्रोमीन है तो हाइपोब्रोमस एसिड, आयोडीन है तो हाइपो आयोडस एसिड। जो दो ऑक्सीजन वाला है वो सिर्फ वो उसको क्लोरस एसिड या ब्रोमस एसिड या आयोडस एसिड। जो 3 वाला है उसे क्लोरिक एसिड, ब्रोमिक एसिड, आयोडिक एसिड। और जो 4 ऑक्सीजन के साथ है वो पर क्लोरिक एसिड, पर ब्रोमिक एसिड, पर आयोडिक एसिड। ज़्यादातर क्लोरीन के एसिड्स हमारे पास जो है ना वो ज़्यादातर रूटीन में आते हैं, यूज़ होते हैं या मशहूर है। उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हेलोजेंस भी साथ दिए इन कंपाउंड्स में। जैसे ये फर्स्ट वाला जो है इसमें आपके पास है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है ना हेलोजन की। देखिए ना, ऑक्सीजन के ऊपर आपको पता है -2 होता है, हाइड्रोजन के ऊपर +1 होता है। तो एक -2 है और एक +1 है, तो हेलोजन के ऊपर भी फिर +1 होना चाहिए ताकि +2 और -2 बराबर हो जाए। तो इसलिए हेलोजन जो है उसका +1 है। इसी तरह दूसरे O2 में देखें तो 2 ऑक्सीजन के ऊपर -4 है, हाइड्रोजन के ऊपर +1 है, तो फिर हेलोजन को +3 होना पड़ेगा +4 -4 बराबर करने के लिए। 3 ऑक्सीजन में -6 है तो हाइड्रोजन +1, तो हेलोजन फिर +5 होगा। इसी तरह 4 ऑक्सीजन वाले में -8 है ऑक्सीजन के ऊपर, और हाइड्रोजन +1 है, तो हेलोजन के ऊपर फिर +7 हो जाएगा। तो ये 1 3 5 7 ऑड नंबर जो है इसके हिसाब से ये ऑक्सीडेशन स्टेट चल रही होती है। ये एमसीक्यू के हवाले से भी आप इसको याद रखना है आपने, ये नॉमेनक्लेचर में और इसके
उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है जी इफेक्ट ऑफ चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है यानी ओ एक्स ओ एच एक्स ओ है, फिर O2 है, फिर O3 O4, यानी नंबर ऑफ ऑक्सीजन आइटम बढ़ रहे हैं जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही। तो ऑक्सीजन स्टेट चेंज होने से इन कंपाउंड्स की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज चेंज हो रही। द इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज accompanied by नंबर वन इंक्रीज इन थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ द एसिड, यानी HXO4 जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबल है, थर्मल स्टेबल, इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, ज्यादा हीट बर्दाश्त कर सकता है। वो रीजन ये भी हो सकती है कि इसमें नंबर ऑफ एटम ज्यादा है तो लंदन फोर्स यहाँ पे ज्यादा है, इस वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी इन चारों में सबसे ज्यादा आएगा। डिक्रीज इन ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ एसिड, ये नीचे है ना तो एसिडिटी बढ़ती जा रही है। अब ये HXO4 है, ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। एसिड हम उसे कहते हैं जो H+ आयन दे, जो H+ आयन देगा तो वो दूसरे को H+ आयन गेन करवा के उसकी प्रोडक्शन करेगा। तो इसका मतलब HX4 जो है वो उसकी रिड्यूसिंग पावर बहुत ज्यादा है बाकियों की निस्बत से। जिसकी रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा हो तो ऑक्सीडाइजिंग पावर उसकी उतनी ही कम हो जाएगी, क्योंकि उसका रिवर्स है। तो इस वजह से हम जब वो ये नीचे की तरफ आ रहे हैं तो ऑक्सीडाइजिंग पावर उसकी कम होती जा रही है रिड्यूसिंग पावर के बढ़ने की वजह से। और तीसरा है इंक्रीज इन द एसिड स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड, एसिड की एसिड स्ट्रेंथ भी बढ़ती जाती है, यानी इन चारों में HXO4 जो है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, उससे कम 3 वाला, फिर 2 वाला, फिर 1 वाला। तो सबसे ज्यादा पर क्लोरिक पर एक एसिड जो है ना, जैसे क्लोरीन हो तो पर क्लोरिक एसिड आ जाए। उसके बाद है जी एसिड आर्डर, एसिड की स्ट्रेंथ का क्या आर्डर है कि HXO4 जो है वो ज्यादा एसिडिक है, फिर 3 वाला, फिर 2 वाला, फिर 1 वाला। अब उसकी वो रीजन पूछ रहा है कि इसकी वजह क्या है कि एसिडिटी जो है 4 ऑक्सीजन वाले मालिक्यूल की ज्यादा क्यों है। तो कहता है एज द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इंक्रीज, जैसे जैसे ऑक्सीजन एटम के नंबर इंक्रीज होते जाते हैं, जैसे 1 2 3 और 4 तक आते हैं, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हैलोजन इंक्रीज होती है, वो हमने बात कर ली। फिर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आर शिफ्टेड अवे फ्रॉम हाइड्रोजन एटम, कि ये जो हाइड्रोजन एटम ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है ना, इसकी उससे यानी हाइड्रोजन एटम से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होते रहते हैं, जिसकी वजह से हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ज्यादा आ जाता है। तो टेंडेंसी फॉर अ मॉलिक्यूल टू लूज प्रोटॉन इंक्रीजेस, फिर उसकी प्रोटॉन H+ आयन देने की जो एबिलिटी है वो बढ़ जाती है, और जिसकी वजह से उसकी एसिडिटी बढ़ गई। और आल्सो स्टेबिलिटी और जो एनायन पीछे बचता है उस वो भी ज्यादा स्टेबल होता है, ज्यादा ऑक्सीजनों वाला। ये आपका ना यहाँ पे अगर स्ट्रक्चर देखें ना, ये जैसे हेलोजन के साथ ये 4 ऑक्सीजन वाले के स्ट्रक्चर दिया हुआ। अब वो जो हाइड्रोजन थी ना वो इस O- के साथ जुड़ी हुई थी, तो ऑक्सीजन 3 है ना, तो 3 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आपको पता इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, तो 3 ऑक्सीजन अपनी तरफ खींच रही है उसको, ठीक है, बॉन्ड को ना, उसके अपनी तरफ खींचने की वजह से ये सारी इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी हैलोजन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन ऑक्सीजन की तरफ ऊपर नीचे मूव कर जाएगी। ये फिर ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा, ऑक्सीजन क्या करेगा इसके साथ जो हाइड्रोजन जुड़ी हुई है उससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचेगा, जिसकी वजह से जो हाइड्रोजन है उसके ऊपर जो है ना वो पार्शियल पॉजिटिव जो चार्ज है ना वो बढ़ता जाएगा, और ज्यादा आने की वजह से वो यानी फुल पॉजिटिव के करीब हो गया, तो उसके लिए H+ आयन लूज करना जो है वो आसान हो जाएगा। तो इसी वजह से उसकी एसिडिटी जो है वो ज्यादा हो जाती है। अच्छा, दूसरा पॉइंट था, उसने कहा कि जो रिजल्टिंग एनायन है वो बहुत ज्यादा स्टेबल है, यानी ये जो एनायन बना है 4 ऑक्सीजन वाला H+ आयन देने के बाद जो नेगेटिव आयन बना है वो बहुत ज्यादा स्टेबल है। वो स्टेबल कैसे है, इसको हम बोलते हैं, ये जो टर्म आपने अभी तो नहीं पढ़ी, ऑर्गेनिक में जाएंगे तो ये डिस्कस करेंगे, तो रेजोनेंस कहते हैं ना। रेजोनेंस ये होती है कि इलेक्ट्रॉन जो है ना एक जगह से मूव करते हैं तो किसी दूसरी जगह पे चले जाते हैं। देखिए ये माइनस चार्ज है, जब इधर आके यहाँ डबल बॉन्ड बना लिया तो इन तीनों ऑक्सीजन में से हम इस वक्त कह रहे हैं कि ये वाली ऑक्सीजन अपना डबल बॉन्ड तोड़ती है और O के ऊपर माइनस चार्ज आ जाए, यानी इधर डबल बॉन्ड बन गया, इधर सिंगल हो के माइनस। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यानी इस ऑक्सीजन के आकार हेलोजन और ऑक्सीजन के दरमियान ज्यादा हो गई, लेकिन इस एक्स और हेलोजन के दरमियान जो है एक्स और ऑक्सीजन के दरमियान जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो कम होगी। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं रेजोनेंस की, एक जगह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाए दूसरी जगह
कम हो जाए। इलेक्ट्रॉन की आप शिफ्टिंग कर रहे हैं तो एक जगह आप इलेक्ट्रॉन को मूव करवाते हैं तो उसकी वजह से किसी दूसरी जगह से इलेक्ट्रॉन हट भी जाते हैं। तो ये इस तरह ये प्रोजेक्ट, अब ये ऑक्सीजन इधर डबल बॉन्ड होगी, ये सिंगल होगी। नेक्स्ट टाइम में उसने डबल बॉन्ड बना ली ऊपर वाली ने, तो लेफ्ट साइड वाली जो है वो सिंगल होगी, और नेक्स्ट वाले में ये लेफ्ट साइड वाली डबल बनाती है तो जो डाउन वाली है वो सिंगल हो जाती है। तो इसकी वजह से यानी हमारे पास ओवरऑल जो इलेक्ट्रॉन आपकी डेंसिटी इस तरह मूव करती है पूरे मॉलिक्यूल में। तो ये जो स्ट्रक्चर बने हुए इन स्ट्रक्चर्स को फिर बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब इसमें चूंकि 4 ऑक्सीजन है तो इसके 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। वो जो 3 ऑक्सीजन वाला एनायन होगा ना, जैसे ऊपर ये दिया, उसके 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे। ये 2 वाला उसकी चूंकि 2 ऑक्सीजन है तो उसके 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे। ये जो 1 वाला है इसका एक ही आएगा स्ट्रक्चर रहेगा। तो इसे अब जितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा हो उतनी उन आयन की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। स्टेबिलिटी ज्यादा होने का मतलब ये होता है कि वो चार्ज जो है ना वो एक जगह इकट्ठा नहीं होता है ना, घूमता रहता है। तो इसको हम जब इकट्ठा शो करें तो ऐसे लगता है कि ये जो ऑक्सीजन है इस नेगेटिव चार्ज के 4 हिस्से हुए हैं और 4 हिस्से ना चारों ऑक्सीजन के ऊपर थोड़े थोड़े डिवाइड हो गए। अब इस डिवाइड होने का सबसे बड़ा फायदा मीडियम के अंदर ये होता है तो वो जो पानी के मालिक्यूल है ना जो इसके गिर्द मौजूद है और इसको अपने अंदर हल करना चाहते हैं उसके लिए आसान हो जाता है ना उसको हल करना। वरना अगर एक ही जगह पे बहुत सारा चार्ज इकट्ठा हो तो फिर वाटर के मालिक्यूल इतने सारे तो इकट्ठे नहीं हो सकते ना एक ही जगह पे, तो वो फिर उस चार्ज को बैलेंस करना उसके लिए वाटर के लिए मुश्किल हो जाता है। तो अगर चार्ज इस तरह फैल जाए तो फिर वाटर के मालिक्यूल चारों तरफ से उसको घेर लेते हैं, हर जगह थोड़े थोड़े अटैच होके, हाँ थोड़े थोड़े यानी हर जगह पे जो थोड़ा थोड़ा चार्ज है उस सारे को वो स्टेबल कर लेते हैं, बैलेंस कर लेते हैं, तो वो स्टेबल हो जाता है, आसानी से हल भी हो जाता है। ठीक हो, तो ये पॉइंट हो गया जी एसिड आपके ऑर्डर का। उसके बाद है क्लोरीन हैज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सी एसिड। ऑक्सी एसिड्स तो आपके हो गए, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, 3 हमने पढ़े। तो कहते हैं उसमें जो क्लोरीन है ना इसके ऑक्सीडेशन सबसे ज्यादा है, उसकी वजह है कि ये इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है और साइज भी छोटा है ब्रोमीन और आयोडीन की निस्बत से ना। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने का फिर वजह फायदा क्या होगा कि ये जो है एक्स है यहाँ पे अगर क्लोरीन होगी तो वो इस ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगी, ब्रोमीन होगी तो वो थोड़ी खींचेगी, आयोडीन होगी तो वो और थोड़ी खींचेगी। तो थोड़ी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचने का वजह से फिर H प्लस के ऊपर जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है हाइड्रोजन के ऊपर वो इतना ज्यादा नहीं आता, तो उसके लिए फिर H प्लस आयन की शक्ल में लूज होना थोड़ा मुश्किल होता जाता है। लेकिन जब क्लोरीन होती है यहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफी ज्यादा खिंची हुई होती है, तो हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज भी बहुत ज्यादा होता है, तो वो फिर जल्दी H प्लस आयन में कन्वर्ट हो जाता है। तो यही वो कह रहे हैं कि हैलोजन अगर आपका क्लोरीन यानी होता है तो फिर आपका ऑक्सी एसिड जो है वो ज्यादा मजबूत बनता है, स्ट्रॉन्ग एसिड बनता है। ठीक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन आपका पास पेपर में, इस ये 5वें चैप्टर में, इसमें से अगर लॉन्ग क्वेश्चन की पेयरिंग बने तो ये 5वें चैप्टर में लॉन्ग क्वेश्चन में अच्छा लॉन्ग क्वेश्चन ऑक्सी एसिड्स को एक्सप्लेन करें। तो उसमें आपकी ये 3 हेडिंग जैसे हमने बनाई थी यही सारी हेडिंग्स बनेंगी, बन के आप उसको एक्सप्लेन कर दें। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है पर क्लोरिक एसिड। इसमें से वैसे कुछ सवाल इतना खास आया तो नहीं है, लेकिन बनाना हो तो ये शॉर्ट क्वेश्चन इसका है, प्रेपरेशन का शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है कि बनाते कैसे। दूसरा इसका ये एमसीक्यूज हो सकते हैं कि ये कलरलेस हाइग्रोस्कोपिक लिक्विड है, इसका फ्रीजिंग पॉइंट -112 है और इसका बॉयल्स विद डीकम्पोजिशन एट 90 डिग्री, 90 डिग्री सी पे ये डीकम्पोज हो जाता है, बॉइलिंग होती है लेकिन साथ ही डीकम्पोज हो जाता है रूम प्रेशर के ऊपर ना, जो हमारा 180 एम इसके ऊपर। अगर हम प्रेशर को कम कर दें तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा एक्सटर्नल प्रेशर को, तो फिर वो डीकम्पोज नहीं होगा, फिर वो बॉयल हो जाएगा, जैसे आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा था। उसके बाद एक एमसीक्यू बनता है इसका कि dilute and cold and dilute perchloric acid is very weak oxidizing agent, but when hot and concentrated its oxidizing power is enhanced। ये एमसीक्यू के तौर पे करना आपने। उसके बाद है इसमें एमसीक्यू बनता है लास्ट में कि परक्लोरिक एसिड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल द एसिड इन एन एक्वस मीडियम। एक्वस मीडियम में जितने भी एसिड्स आपके जाते हैं ना, इनऑर्गेनिक एसिड H2SO4 हो गया, नाइट्रिक एसिड वगैरह वगैरह, हाइड्रोक्लोरिक एसिड,
इन सारों में से एक्वस एसिड जितने भी हैं, इन सारों में ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है आपका। उसके बाद आपका एमसीक्यूज भी और ये शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकता है कि प्योर परक्लोरिक एसिड जो है ना, वो थोड़ी सी भी हीट मिले तो वो डिकम्पोज हो जाता है धमाके के साथ। तो उस वजह से फिर क्या करते हैं, उसको जब स्टोर करना हो तो फिर 67% जो है ना पानी में उसका सोल्यूशन बना के वो उसको इस्तेमाल करते हैं, यानी डाइल्यूट सोल्यूशन बना लेते हैं ना, ताकि प्योर हो तो फिर वो डिकम्पोजिशन के चांसेस हैं, एक्सप्लोसिव होने के चांसेस हैं। तो इसलिए पानी में उसका एक्व सोल्यूशन बना लेते हैं, तो फिर हमारे जो है ना ये पॉइंट जो है ना वो काफ़ी हद तक कवर हो जाता है। और वो 67, अब ये एमसीक्यू तो ये हो गया कि 67% इसका सोल्यूशन बना के स्टोर किया जाता है। शॉर्ट क्वेश्चन अगर पूछे कि इसकी स्टोरेज ये क्यों है, तो फिर ऊपर वाला पॉइंट उसका आंसर हो जाएगा कि परक्लोरिक एसिड डिकम्पोज होता है जब हीट होती है ना एक्सप्लोसिव, इस वजह से उसका इतने परसेंट सोल्यूशन बना के यूज किया जाता है। और बस ये इसमें आपको शॉर्ट क्वेश्चन बन जाते हैं लास्ट इसमें। अब की नोट्स में से इसके क्वेश्चन एमसीक्यूज देख लेते हैं एक्सरसाइज में आपके। ये व्हाट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट व्हाट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड अमंग ऑल द एसिड्स इन एन एक्वस मीडियम। एक्वस मीडियम में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड जो है ना वो कौन सा होता है? तो HClO2 O3 और O4, तो अभी हमने बात की O4 जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है। उसके बाद हमारे पास है ये शॉर्ट क्वेश्चन 36 नंबर, ये एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। जो भी हमने बात की थी कि HXO4 जो है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों है, तो ऑक्सीजन एटम के इंक्रीज होने से क्या क्या चेंजेस आती हैं वो हमने बात की थी। उसके बाद है शॉर्ट क्वेश्चन ये बनाए तो हुए, लेकिन आपके जो एक्सरसाइज वाले सवाल है वो मैं करवाता जाता हूँ। बाकी आप इसको जो इम्पोर्टेंट लिखे हुए इनको ज़रूर देख लीजिएगा, वो बोर्ड के हवाले से अच्छे सवाल हो सकते हैं। बस ये मुकम्मल हो गया। ये भी आपकी एक्सरसाइज का सवाल है वाल में, अरेंज फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिड स्ट्रेंथ एंड ऑक्सीडाइजिंग पावर ना, कि चारों एसिड दिए उनकी इस इंक्रीजिंग एसिड स्ट्रेंथ का ऑर्डर बता दें, तो उसमें 4 ऑक्सीजन वाला सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, और ऑक्सीडाइजिंग पावर इसके उल्ट है, उसमें 4 वाला सबसे कम है, और रीज़न भी उसने लिख दी है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन भी एक्सरसाइज का है आप करें, जिसमें ये भी ज़रूर करें आप। उसके बाद है जी ब्लीचिंग पाउडर। इसका हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है इसका ना, प्रेपरेशन के हवाले से। प्रेपरेशन का लॉन्ग क्वेश्चन अलग है, प्रॉपर्टीज या रिएक्शंस का लॉन्ग क्वेश्चन अगर हो तो वो अलग बनता है। लेकिन इसमें रिएक्शन वाले जो है ना, ये प्रेपरेशन वाला लॉन्ग क्वेश्चन ये आया हुआ है पास पेपर में, जब इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन बनता था। रिएक्शन वाला तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से। तो ब्लीचिंग पाउडर बनने के कितने मेथड हैं जी? 2 मेथड हैं, एक हेज़न-क्लेवर मेथड कहलाता है जो ओल्ड मेथड है, और दूसरा बेकमैन मेथड है जो आजकल मॉडर्न मेथड यूज होता है। रिएक्शन दोनों में सेम है, प्रोसेस दोनों में एक ही होता है कि सिलेक्ट लाइम लेते हैं हम, या लाइम वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो उसमें से क्लोरीन गैस को पास करते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर बन जाता है, प्लस साथ वाटर बन जाता है। वाटर एवापोरेट वगैरह करवा देते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर ड्राई होके सॉलिड फॉर्म में हमारे पास आ जाता है। जो हेज़न क्लेवर मेथड है, इसमें इसका तरीक़ेकार ये था कि ये जैसे आपका ना ये लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ भी बनाया हुआ है आपके नोट्स में भी, तो जैसे ये सिलेंडर्स आपको नज़र आ रहे हैं 4 से लेके 8 तक ना, ये पहली लाइन में लिखे 4 से 8 सिलेंडर, 4 से 8 सिलेंडर तक रखे होते हैं इसने। इस तरह रखे होते हैं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो उसको जो लाइम वाटर है ना उसका सोल्यूशन ऊपर से नीचे फेंकते जाते हैं, वो एक में आता है, फिर वहां से फ्लो करके दूसरा, फिर तीसरा, इस तरह नीचे की तरफ फ्लो कर, और क्लोरीन गैस जो है उसको नीचे से एंटर करते हैं। गैस आपको पता है लो डेंसिटी की वजह से राइज होती जाएगी, तो क्लोरीन गैस नीचे से एंटर करते हैं, वो ऊपर की तरफ राइज होती रहा है। एक रिएक्टेंट ऊपर से नीचे आ रहा है, दूसरा रिएक्टेंट नीचे से ऊपर जा रहा है, तो दो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो इसका फायदा ये होता है कि इसमें उनके आपस में मिक्स होने के चांसेस काफी ज्यादा हो जाते हैं।
और इस मिक्सिंग की वजह से फिर उनके यानी प्रोडक्ट बनने के चांसेस और प्रोडक्ट में जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा, हमारी जो परसेंटेज यील्ड होती है प्रोडक्ट की वो बहुत ज़्यादा आ जाएगी। रिएक्टेंट बहुत थोड़े होंगे जो वेस्ट होंगे, ज़्यादातर प्रोडक्ट में बदल जाते हैं। बाद में हम इन सिलेंडर में से हर सिलेंडर में ब्लीचिंग पाउडर बना हुआ होता है, उसको बाद में हम कलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है बेकमैन मेथड है, उसका ये मॉडर्न मेथड, उसमें ये फिगर आपको नजर आ रही है डायग्राम। इसमें उससे सिर्फ फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे 3-4 सिलेंडर यूज हुए, यहाँ पे एक ही बड़ा सिलेंडर यूज हुआ है। मेथड इसका भी सेम वही उसी तरह है कि ऊपर से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फेंकी जाएगी, नीचे से क्लोरीन गैस फेंकी जाएगी, और साथ हॉट एयर भी। हॉट एयर का मकसद सिर्फ यही है कि क्लोरीन गैस को लेके ऊपर की तरफ चलती जाए, ऊपर से लाइम वाटर नीचे आता रहेगा, दोनों की मिक्सिंग होती रहेगी। और मिक्सिंग की वजह, और ये जो आपको रैक्स नजर आ रहे हैं, जो लाइन से नजर आ रहे हैं, ये घूमते रहते हैं, ये रोटेट कर रहे हैं गोल ना ऐसे। इसी जो सेंटर में लाइन बार सा नजर आ रहा है ना ब्लैक, इसकी गिर्द ऐसे घूमते रहते हैं। तो उसका ये फायदा, ऊपर से जो लाइम वाटर आके गिरता है वो उसको वो घूम के नीचे गिराते रहते हैं, नीचे से क्लोरीन गैस जाती रहती है और उनकी मिक्सिंग होती रहती है। ब्लीचिंग पाउडर जो बनता रहता है उसको भी यही घुमा के नीचे फेंक देते हैं, तो हमारे पास ये नीचे ब्लीचिंग पाउडर यहाँ पे आके कलेक्ट हो जाता है। उसके बाद इसके यूजेस जो है उसको लॉन्ग क्वेश्चन में शामिल किया। वैसे ये तो शॉर्ट क्वेश्चन में अलग से पूछे जाते हैं। इसके लॉन्ग क्वेश्चन एक तो यही बनता है इसका ना कि मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन बता दें, और इसके यूजेस में भी ये एक्सरसाइज का सवाल है, तो एक्सरसाइज में ना उन्होंने यूजेस साथ दिए हुए उसका ना, तो उस यूजेस की वजह से ना वो साथ फिर इस वजह से एक्सरसाइज मैंने ये लॉन्ग क्वेश्चन जो है उसमें सारे यूजेस भी मेंशन कर दिए। हाँ जी, वो लॉन्ग क्वेश्चन जो एक्सरसाइज में दिए ना उसमें यूजेस साथ दिए हुए, तो इस वजह से वो फिर यूजेस भी साथ मेंशन किए हुए। यूजेस क्या है जी कि इन द प्रेपरेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड क्लोरीन, ऑक्सीजन और क्लोरीन की प्रेपरेशन में इस्तेमाल होती है। क्लोरीन गैस तो ब्लीचिंग पाउडर की बात करें, यानी ये जो ब्लीचिंग पाउडर रिजल्टिंग आपके पास है ना, ये वाला इससे हम ऑक्सीजन और अभी गैस भी हासिल कर सकते हैं, क्लोरीन गैस भी हासिल कर सकते हैं। ये भी रिएक्शन में आपको मैं रिएक्शन भी दिखाता हूँ उसमें, बल्कि देखिए यहाँ पे रिएक्शन आएंगे इसके। ये ब्लीचिंग पाउडर का तीसरे नंबर वाला रिएक्शन देखें, H2SO4 एक्सेस के साथ रिएक्शन करवाया तो क्लोरीन गैस प्रोड्यूस हुई है, तो क्लोरीन गैस बनाने के लिए ये इस्तेमाल हो सकता है। ठीक होगा। इसके अलावा साथ वाटर बन रहा है, वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस वगैरह करेंगे तो उससे हमें ऑक्सीजन गैस भी मिल जाती है। तो यानी ये क्लोरीन गैस और ऑक्सीजन गैस दोनों के लिए यूज हो सकता है। एज डिसइंफेक्टेंट एंड इन द स्टरीलाइजिंग ऑफ वाटर, आपको पता है ब्लीचिंग पाउडर कलर वगैरह रिमूव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये जर्म्स वगैरह को किल करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो ये डिसइंफेक्टेंट के तौर पे और वाटर की स्टरीलाइजेशन जर्म्स वगैरह को किल करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। फॉर मेकिंग अनश्रिंकेबल वूल, के वूल जो होती है ना वो वैसे तो होती है भी श्रिंक हो जाती है ना, वो टेम्परेचर के चेंज होने से या पानी वगैरह उसमें जैसे पड़ता है उसकी वजह से उसकी चेंज, तो वो ये ब्लीचिंग पाउडर ऐड करें तो फिर वो श्रिंक नहीं होती, सुकड़ती नहीं है वूल कॉटन आपकी। फॉर ब्लीचिंग कॉटन, कॉटन की ब्लीच करने के लिए उसके अंदर जो कलर देने वाले कंपाउंड है उनको ख़त्म कर देता है, बिल्कुल वाइट हो जाती है कॉटन। इस तरह लाइनन इन कपड़ों वगैरह में पेपर पल्प जो है, पेपर जो वाइट पेपर बनाना होता है तो उसमें भी प्लांट से चूँकि लेते हैं ना पेपर, जो पल्प है जिससे पेपर बनता है, तो वो जो वुड पल्प होती है जो प्लांट से ली होती है वो ज़्यादा कलरलेस तो नहीं होती, कलर्ड होती है, तो उसमें से कलर वगैरह रिमूव करने के लिए फिर ये ब्लीचिंग पाउडर को यूज करते हैं। ये असल में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे एक्ट करता है ना, एटॉमिक ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, वो फिर उन कंपाउंड्स के साथ रिएक्शन करके उनको डिकम्पोज वगैरह कर देते हैं, उनका सारी वो जो शक्ल होती है वो उसको बदल देते हैं, जिसकी वजह से वो कलर वगैरह होता है वो सब खत्म हो जाता है, तो वो बिल्कुल वाइट हो जाता है आपके पास। ठीक हो गई। अच्छा, उसके बाद आपके पास है इसके जो, ये तो होगी ना प्रेपरेशन आपकी। इसमें एक शॉर्ट क्वेश्चन आपका बनता है प्रेपरेशन में ना, ये आखिरी जो पैराग्राफ उसमें लिखा हो काउंटर करंट प्रिंसिपल। काउंटर जैसे नहीं कहते क्लॉकवाइज जो घड़ी की डायरेक्शन में चल रहा हो, काउंटर क्लॉकवाइज जो घड़ी के उल्ट डायरेक्शन में चल रहा हो। इस तरह करंट तो होता है ना, बहाव फ्लो कर रहा होता है कुछ,
तो काउंटर करंट यानी उल्ट में, यानी जैसे अब यहाँ पे हमने जो सिलेक्ट लाइन था उसको ऊपर से ऐड किया था, कलरिंग को नीचे से ऐड किया था, तो दो चीजें आ रही थी और वो अपोजिट डायरेक्शन में आ रही थी ना, उल्ट में। इसको बोलते हैं काउंटर करंट प्रिंसिपल। यानी जो दो रेक्टेंट्स वगैरह हमारे पास हैं जिनको हम मिला रहे हैं, तो उनको अपोजिट डायरेक्शन में मूव करवाना, मिक्स करवाना, तो उसको नाम देते हैं काउंटर करंट प्रिंसिपल। इसका फायदा क्या होता है कि मैक्सिमम रिएक्शन होता है और वेस्टेज वगैरह जो है ना वो बहुत कम होती है। और एक एमसीक्यू आपका ये बनता है लास्ट वाला कि ब्लीचिंग पाउडर शुड ऑलवेज बी पैक्ड इन एयर। इसको एयर में पैक होना चाहिए, एयर टाइट कंटेनर्स में, टू अवॉइड द लॉस ऑफ कलोरीन। यानी कलोरीन का जो है ना वो लॉस ना हो, कलोरीन उसमें से, क्योंकि कलोरीन अगर सारी निकल जाती है ना तब भी ब्लीचिंग पाउडर का जो वो ब्लीचिंग एक्शन है ना वो कम हो जाता है। तो इस वजह से उसके अंदर कलोरीन को रखना हमारे मजबूरी है, तो उसको स्टोर किया जाता है, उसको साथ रखा जाता है, इसलिए एयर टाइट कंटेनर। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आपका बनता है शायद एक्सरसाइज में, एयर टाइट कंटेनर्स में क्यों पैक करते हैं, तो यही हम आंसर देते हैं कि ताकि क्लोरीन गैस जो है ना वो निकल ना जाए, क्योंकि अगर वो निकल गई तो फिर इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर बहुत कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ये एमसीक्यू हो सकता है, ब्लीचिंग पाउडर जो येलोइश वाइट पाउडर होता है, हल्का पीला सा, हल्का पीला यानी पाउडर होता है, और उसमें क्लोरीन की स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रही होती है। और उसके बाद ये एमसीक्यू के हवाले से ना, इसके बाद आपका शॉर्ट क्वेश्चन इसमें हो सकता है, ये जो पॉइंट नंबर 2 और 3 है ना, कि अगर डाइल्यूट एसिड से उसका रिएक्शन करवाएं तो साल्ट है, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड और हाइपोक्लोरस एसिड बनता है। लेकिन अगर हम उसको वीक ले लें या स्ट्रॉन्ग ले लें लेकिन एक्सेस में लें, ठीक होगा, तो फिर हमारे पास जो है वो, यानी डाइल्यूट ले लें चाहे कंसनट्रेटेड ले लें लेकिन एक्सेस में लें, तो हमारे पास कैल्शियम सल्फेट है, वाटर और क्लोरीन गैस प्रोड्यूस होती है। डाइल्यूट एसिड और लिमिटेड तो फिर तो हाइपोक्लोरस एसिड है, और अगर एक्सेस में ले लें तो फिर क्लोरीन गैस प्रोड्यूस होती है। एक शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है अवेलेबल क्लोरीन का, कि ये एक्सरसाइज में भी गालबन है कि अवेलेबल क्लोरीन से क्या मुराद है, इसका फ़ायदा क्या है, ये ब्लीचिंग पाउडर के एक्शन के लिए ज़रूरी है क्या या नहीं ज़रूरी है। तो हम कहते हैं कि वो जो अमाउंट ऑफ क्लोरीन जो होती है ना, जो फ्री फॉर्म में ब्लीचिंग पाउडर के साथ मौजूद होती है, उसको अवेलेबल क्लोरीन कहते हैं। और एक्टिविटी जो ब्लीचिंग पाउडर की वो इसी की शक्ल में मैयर की जाती है। और एवरेज जो परसेंटेज हम अवेलेबल क्लोरीन की रखते हैं ब्लीचिंग पाउडर में, वो 35 से 40% तक रखते हैं, कि ये परसेंटेज नॉर्मल मौजूद होती है और ये ब्लीचिंग पाउडर के ब्लीचिंग एक्शन के लिए ज़रूरी है। ठीक हो गई, ये शॉर्ट क्वेश्चन आपका हो सकता है। उसके बाद रिएक्शन वगैरह बाकी करने की जरूरत नहीं है, यूजेस हमने पढ़ लिए, यूजेस आपके हो गए। अब इसके यहाँ से देख लेते हैं क्वेश्चन वगैरह। ये एमसीक्यू आपका दिया हुआ कि ब्लीचिंग पाउडर कैन बी प्रोड्यूस बाय पासिंग क्लोरीन ओवर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था ना, या लाइम वाटर, सी ऑप्शन आ जाती। राइट सब रिएक्शंस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, राइट रिएक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर विद dilute एक्सेस कंसंट्रेटेड एसिड, अमोनिया, एच एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये उसमें, ये आपकी एक्सरसाइज में सवाल है कि सारे के सारे उसके जो रिएक्शंस है, यहाँ जो 4 5 6 पॉइंट्स में दिए हुए वो सारे के सारे रिएक्शन लिख दे। उसके बाद है राइट द यूजेस ऑफ, लेकिन पास पेपर में ये सवाल आया नहीं है कभी भी, नहीं इतना मजा इम्पोर्टेंट नहीं है पास पेपर के हवाले से, तो इसलिए आप इसको जो है ना वो चाहे स्किप भी करना चाहे तो कर सकते हैं। यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ये इंपॉर्टेंट है, यूजेस शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से एक्सरसाइज में भी आया हुआ है। और ये एक्सरसाइज के सवाल नहीं है, जैसे वो एक्टिविटी ऑफ ब्लीचिंग पाउडर कैसे में अवेलेबल क्लोरीन क्या होती है, ये पास पेपर में सवाल आया हुआ है। फिर इसी तरह ब्लीचिंग पाउडर जो है वो एयर टाइट कंटेनर में क्यों रखते हैं, ये एक्सरसाइज का नहीं है लेकिन पास पेपर में आया हुआ है। काउंटर करंट प्रिंसिपल क्या होता है, एग्जाम्पल इसकी क्या है और बेनिफिट दे, इसका फ़ायदा क्या है, ये पास पेपर के हवाले से इन्हें अच्छा सवाल बनता है। ठीक है, और लॉन्ग क्वेश्चन इसका, अगर लॉन्ग क्वेश्चन में पेयरिंग में स्कीम में ये आए लॉन्ग क्वेश्चन में, तो ये अच्छा लॉन्ग क्वेश्चन है इसका, कि ब्लीचिंग पाउडर के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन बता दें और उसके यूजेस बता दें।
तो लास्ट में है जी यूजेस ऑफ हेलोजेंस। ये हमारे ना रिकॉर्डिंग उनकी 30 मिनट्स कम से कम होनी चाहिए, अभी 30 मिनट्स के हुए नहीं है, तो ये यूजेस वाला पॉइंट भी हमारा हो जाएगा कवर इसमें जी। एक्सरसाइज में आपकी जो है ना, पहले मैं आपको एमसीक्यूज वगैरह उधर से बता देता हूँ। फिर ये फर्स्ट लाइन है, जैसे फॉलोइंग यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फ्रीऑन्स। फ्रीऑन जो होते हैं ये क्या होते हैं कि ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होते हैं, ये नीचे फार्मूला भी दिया हुआ है, यानी क्लोरीन भी उसमें होती है, फ्लोरीन भी होती है और कार्बन भी, इन्हें बोलते हैं क्लोरोफ्लोरो कार्बन्स। ठीक हो, तो इनको फ्रीऑन्स बोलते हैं। ये रेफ्रिजरेंट्स के तौर पे ना, रेफ्रिजरेटर्स के अंदर ठंडक जो पीछे होते हैं ना, जो कूलिंग जिसे कहते हैं ये फ्रिज की गैस है, तो गैस के ये तौर पे इसको यूज किया जाता है, कूलेंट के तौर पे, रेफ्रिजरेंट्स के तौर पे यूज होते हैं। और एरोसोल प्रोपेलेंट्स के तौर पे भी यूज होता है। एरोसोल प्रोपेलेंट होता है जैसे ये कीड़े मार दवाएं वगैरह अक्सर होती, तो कहते हैं स्प्रे करें। स्प्रे में अगर पर वो दवाई तो सॉलिड टाइप होती है ना, तो वो इतनी ज्यादा स्प्रे करें तो इतनी ज्यादा फैलती नहीं है, तो फिर क्या करते हैं उसको इस तरह के यानी सॉल्वेंट्स के अंदर हल कर लेते हैं, और फिर जब आप स्प्रे से फेंकते हैं ना, तो ये हल होने की वजह से ये स्प्रे तो आपको पता है फिर लिक्विड है, चारों तरफ फैलेगा, तो ये जब फैलता है तो फिर ये खुद तो ये एवापोरेट हो जाता है ना, ये जो लिक्विड है, लेकिन वो जो सॉलिड पार्टिकल इसके अंदर हल होते हैं ना, वो नीचे वहां पे बैठ जाते हैं, वहां जहाँ जब वो ये जाता है वहां उसको फैला देता है, तो इसलिए इनको एरोसोल प्रोपेलेंट के तौर पे भी यूज किया जाता है। ठीक है, उसके बाद इसके बाद ये आपके एमसीक्यू है। नेक्स्ट है, फ्लोरीन इज यूज टू प्रिपेयर टेफ्लॉन। ये टेफ्लॉन बनाने में इस्तेमाल होती है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है। टेफ्लॉन क्या है कि ये जो फार्मूला आपको नजर आ रहा होगा, इसको टेफ्लॉन कहते हैं। पोली पोली होते हैं, पॉलीमर है, एन मतलब बहुत सारे मालिक्यूल जुड़े होते हैं। टेट्राफ्लोरो है, 4 फ्लोरीन, और टेट्राफ्लोरो इथीन, इथीन था ना डबल बॉन्ड वाला, तो उसी का ये पॉलीमर बना हुआ है ना, सिंगल बॉन्ड हो गया। तो पोली टेट्राफ्लोरोइथीन जो है ना, ये आपका ये कंपाउंड होता है, और इसका फायदा क्या होता है, ये प्लास्टिक के तौर पे अवेलेबल होता है, विच शो रेजिस्टेंस टू द एक्शन ऑफ ऑक्सीडेंट्स, एसिड्स, अल्कलीज, क्रोजन प्रूफ पार्ट्स और मशीनरी बनाने में इस्तेमाल होता है। यूज फॉर कोटिंग द इलेक्ट्रिकल वायरिंग जो है उसकी कोटिंग करने में इस्तेमाल होता है। इज यूज्ड एज अ नॉन स्टिक कोटिंग फॉर कुकिंग पैंस। ये पैंस जो वगैरह होते हैं उनकी कुकिंग, उनके अंदर नॉन स्टिक को कोटिंग के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं इसको। नॉन स्टिक कोटिंग का मतलब ये कि फिर वो चीज़ें वगैरह उसके साथ चिपकती नहीं है। कहते नहीं ये नॉन स्टिक पैंस है, अक्सर वो लेने जाते हैं तो कहते हैं ये नॉन स्टिक है, ये स्टिक है, तो उसके अंदर ये यूज हो सकता है। उसके बाद ये हेलोथेन है, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है कि हेलोथेन, ये एमसीक्यू में कि हेलोथेन इज यूज्ड एज एन एनेस्थेटिक। शॉर्ट क्वेश्चन हो तो फार्मूला भी पूछ लेगा इसमें ये आप देखें ना, 2 कार्बन है, ठीक है, इथेन वाला मालिक्यूल है, जिसमें एक कार्बन के ऊपर तीनों फ्लोरीन है, दूसरी कार्बन के ऊपर एक क्लोरीन और एक ब्रोमीन है और एक हाइड्रोजन है, तो इसको बोलते हैं हेलोथेन, और ये एनेस्थेटिक मतलब बेहोश करने के काम आती है, उसमें यूज होता है। उसके बाद ये फ्लोराइड जो है वो टूथपेस्ट बिल्ड के अंदर, टूथपेस्ट के अंदर यूज होता है, क्योंकि वो टीथ के ऊपर एक प्रोटेक्टिव कोटिंग बना देते हैं इस वजह से। ठीक हो गया, ये एमसीक्यू के तौर पे हो गया, ये शॉर्ट क्वेश्चन में हो तो फ्लोराइड के यूजेस बता दें। ठीक, इसी तरह ब्रोमाइड के यूजेस आ जाते हैं, इसी तरह नीचे आयोडाइड के भी आते हैं, वो हम इधर नोट से देख लेते हैं। ये यूजेस ऑफ फ्लोरीन है, यूजेस ऑफ फ्लोरीन है, तो यूज इन द प्रेपरेशन ऑफ फ्रीऑन्स, वही अपने बात की, रेफ्रिजरेंट और एरोसोल प्रोपेलेंट में आ गया। टेफ्लॉन जो प्लास्टिक के तौर पे टूथपेस्ट में यूज होता है। फिर इसी तरह ये हेलोथेन की बात होगी। अब एक्सरसाइज में इधर आप देखें एमसीक्यू कोई नहीं है, शॉर्ट क्वेश्चन में एक्सरसाइज का कोई नहीं नजर आ रहा बहरहाल, लेकिन ये शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से अच्छे सवाल है यूजेस के ना। और लॉन्ग क्वेश्चन में इकट्ठा इन सारों को इकट्ठा करके लॉन्ग क्वेश्चन भी बनाया जा सकता है। यूजेस ऑफ कलरीन में है, मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर की मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होता है। डिसइंफेक्टेंट के तौर पे इस्तेमाल होता है स्विमिंग पूल में। और मैनी एंटीसेप्टिक्स जो है उनके तौर पे, इंसेक्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स के तौर पे इस्तेमाल होता है।
डिसइंफेक्टेंट मतलब स्विमिंग पूल के अंदर जर्म्स वगैरह आ जाते हैं ना, तो ये फिर इसको क्लोरीन गैस को पास करते हैं तो जर्म्स वगैरह को किल कर देता है। ब्लीचिंग पाउडर की अभी बात हमने कर ली थी, ठीक हो गया। उसके बाद आता है आपके पास इन द मैन्युफैक्चर ऑफ मैनी एंटीसेप्टिक्स, एंटीसेप्टिक इंसेक्टिसाइड जो हर्ब को एंटीसेप्टिक मतलब जर्म्स को किल करने वाले इंसेक्टिसाइड जो प्लांट्स वगैरह में इस्तेमाल होते हैं ना कीड़ों मकोड़ों को मारने के लिए। हर्बिसाइड जो होती है ना छोटी छोटी जड़ी बूटियां, उनको खत्म करने के लिए जो इस्तेमाल होते हैं उनमें आ जाता है। HCl बनाने में इस्तेमाल होता है। PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड पाइप्स होते हैं ना, जो प्लास्टिक के पाइप्स आप यूज करते हैं, उनके अंदर ये इस्तेमाल होता है। क्लोरोफॉर्म एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड सॉल्वेंट्स आर प्रिपेयर्ड बाय इट। क्लोरोफॉर्म में और ये सॉल्वेंट्स के तौर पे होते हैं, उसमें ये यूज होता है। ब्रोमीन के यूजेस में है कि टू सेव इंजन फ्रॉम डिपॉजिट लेड ऑक्साइड या लेड सल्फेट। लेड हम यूज करते हैं ना पेट्रोल के अंदर उसकी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, तो वहाँ पे लेड होता है तो वो इंजन को खराब कर सकता है लेड ऑक्साइड या लेड सल्फेट बनाने की वजह से। तो उससे बचने के लिए फिर इथाइल डाइब्रोमाइड उसमें यूज किया जाता है। फंजीसाइड्स फंजाई को किल करने के लिए इस्तेमाल होता है। और सिल्वर ब्रोमाइड जो है वो फोटोग्राफी में, जो हम कहते हैं ना ये फोटोग्राफी लेते हैं तो उसमें कहते हैं ये उसकी जो है वो नेगेटिव है, तो जो नेगेटिव होती है वो असल में सिल्वर ब्रोमाइड की बनी होती है, जिससे फिर हम तस्वीर बनाते हैं। उसके बाद है यूजेस ऑफ आयोडीन में, ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जो है ना ड्रग्स वगैरह में यूज होता है। जब जैसे वो आपको पता है आयोडीन, पायोडीन सुन रहे हैं नाम, जो जख्मों पे लगाते होते हैं, तो आयोडीन का सोल्यूशन होता है ना पानी के अंदर। डिसइंफेक्टेंट उसका आयोडीन का सोल्यूशन होता है, पानी में तो हल नहीं होती, अल्कोहल के अंदर उसको हल करके बनाया होता है। यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट एंड जर्मिसाइड, जर्म्स वगैरह को किल करने के लिए। सोडियम और पोटेशियम आयोडाइड्स आर यूज्ड इन कॉमन साल्ट टू अवॉइड गॉइटर। आपने देखो जिसको आयोडीन की कमी हो जाती है गला मोटा सा हो जाता है, वो बीमारी जिसे गॉइटर भी कहते हैं, तो वो उसको यानी बचने के लिए आयोडीन के साल्ट वगैरह जो है ना वो यूज किए जाते हैं। तो यूजेस तो आपके ये यहाँ तक यूजेस आपके मुकम्मल हो जाते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन आपका, अब इसमें अलग अलग शॉर्ट क्वेश्चन वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, और उसमें शॉर्ट क्वेश्चन पास पेपर के वाले से आए नहीं इतने, लेकिन आने के चांस तो हैं इसके। उसमें व्हाट इज टेफलॉन, गिव इट्स यूजेस। टेफलॉन क्या है, इसके यूजेस बता दें, ये शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है। आयोडाइज साल्ट जो है ये क्या है जी। फिर फ्रियॉन्स और टेफलॉन जो है, ये शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज में दिया हुआ है, अभी हमने बात की। आयोडाइज साल्ट का हमने बात की, आयोडीन का साल्ट होता है ना, तो वो जो भी गॉइटर वगैरह गले की जो बीमारी उसको खत्म कर देते हैं। और फ्रियॉन और टेफलॉन उसमें ये यूज, उसकी बात हमने अभी कर ली है जी। एंटीसेप्टिक के तौर पे हैलोजन कौन सा यूज होता है, वो आयोडीन आ गया। फिर वाटर ट्रीटमेंट में कौन सा यूज होता है, तो वो क्लोरीन यूज होता है ना बैक्टीरिया वगैरह किल करने के लिए। तो ये हमारे पास जो है यहाँ तक हमारे पास ना ये लॉन्ग क्वेश्चन आपका मुकम्मल हो सकता है, हो जाता है यहाँ तक। चलें जी बस करते हैं इसके बाद।